हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक नस्ट इक्वेशन, जिसको हिंदी में आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, निर्नस्त समीकरण। ये नस्ट समीकरण की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सेल विभव नापने के लिए आपके पास तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक बड़ा हथियार है। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मानक अवस्था है ना, मानक अवस्था, वो मानक अवस्था पे जो सांद्रता लेते हैं विद्युत अपघट्ट विलयनों की, वो कितना लेते हैं, 1 मोलर लेते हैं। यानी उसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1। और तापमान कितनी होनी चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। और यदि गैस कोई इस्तेमाल हो रहा है तो दाब कितनी होनी चाहिए, 1 एटीएम। 1 एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होना चाहिए। तब आप क्या क्या करते हो, आप निकालते हो सेल का, सेल विभव निकालने के लिए, सेल का विभव निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देते हो। और मानक अवस्था पर होता है तो ये सब चीज़ मानक का पहचान लगा देते हो, ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन यदि ये सांद्रता 1 मोलर से अलग है, सांद्रता 1 से चाहे अधिक हो या कम हो, चाहे 0.1 है, 0.2 है या 2 मोलर है, कुछ भी हो, 1 से अधिक है या कम है, तब की स्थिति में क्या करेंगे भाई? तब तो ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे ना। तब के लिए नस्ट इक्वेशन की आवश्यकता पड़ गई। तो नस्ट कोई वैज्ञानिक है क्या? आप मुझे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये नस्ट वैज्ञानिक के नाम पर ये समीकरण का नाम पड़ा है। यदि है तो कौन से वैज्ञानिक है, कहाँ के थे, कब ये इक्वेशन दिए थे, ये आप हिस्ट्री आप खुद खोजेंगे और मुझे केमिस्ट्री में बताएंगे। मैं नस्ट इक्वेशन बताऊंगा और इसकी सहायता से 2 चीज़ों का आप रिलेशन जान पाएंगे, वो है साम्य स्थिरांक और गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो उन दोनों को जानेंगे। पहले नस्ट समीकरण क्या होता है उसको जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो इस स्थिति को से अलग स्थिति के लिए सेल विभव ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत, किसकी जरूरत पड़ी है, नस्ट समीकरण की। तो नस्ट समीकरण की अब एहसास यानी आवश्यकता क्यों हुई, पता हो गया कि जब मानक अवस्था नहीं है तब, यानी विलयन की जो विद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता 1 मोलर नहीं है, तब की स्थिति में सेल का विभव ज्ञात करने के लिए नस्ट समीकरण की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो क्या है, कैसे लिखते हैं? तो पहले मैं एक समीकरण लिखूंगा, रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा, फिर उसका मैं आपको नस्ट समीकरण उस समीकरण अभिक्रिया के लिए बताऊंगा और सामान्य के लिए बताऊंगा। तो पहले मैं सामान्य के लिए बता देता हूं, ठीक है। नस्ट समीकरण मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक कम चीज़ों में पूरा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कम समय में, और वही बातें जो आपको सीखना है। किसी भी समीकरण, किसी भी सेल के लिए सेल अभिक्रिया दी जाएगी और उसके लिए नस्ट समीकरण लिखा जाएगा, या नस्ट समीकरण की सहायता से सेल का विभव ज्ञात किया जाने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से जल्दी, ठीक है। तो मैं पहले लिखने जा रहा हूँ नस्ट समीकरण क्या होता है। तो ये होता है ई सेल, यानी ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, सेल क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर ई नॉट 0 लिख के क्रॉस लगाया गया है, डैश लगाया गया है, ये मानक का पहचान है कि मानक अवस्था पर सेल का विभव है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दिया होगा उस सभी क्वेश्चन में, या दिया भी नहीं है तो अलग अलग जो दिया है कैथोड का या एनोड का दिया है, जब वहाँ से घटाकर आप मानक अवस्था वाला ई नॉट निकाल लेंगे, ठीक है ना। या तो दिया है, ठीक है, नहीं दिया है तो कैथोड का दिया होगा, एनोड का। और कैथोड किसको बनाते हैं, जो कम सक्रिय होगा, 2 धातुएं हैं या 2 इलेक्ट्रोडों में जो कम सक्रिय होगा कैथोड होगा, जो ज़्यादा सक्रिय होगा एनोड होता है। तो कैथोड में से एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाकर मानक अवस्था पर सेल का विभव निकाल लेंगे वो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं उसमें क्या है टर्मोलॉजी, माइनस RT/NF ln प्राकृतिक लाग, ln उत्पाद की सांद्रता उसके पावर में। यदि उत्पाद 1 से ज़्यादा है तो संख्या, तो यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए m ले लेते हैं, और नीचे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक
की सांद्रता। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या है, सांद्रता, और उसकी संख्या को n ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, यम एन एक्स वाई जेड कुछ भी। यहाँ उत्पाद एक है तो एक, और यदि एक से ज़्यादा है तो उसको हम अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है ना, दोनों को लेना है, उत्पादों की संख्या की मोलरता और अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, ये जनरल चीज़ हो गया। अब सिंबल का मतलब ले लेते हैं और किसी दिए गए समीकरण के लिए इसको हम नर्स समीकरण अप्लाई करेंगे। देखिए ये कैसे आया है, ये डेरिवेशन से आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी दिए गए सेल के लिए नर्स समीकरण की सहायता से सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। सेल का विभव, इलेक्ट्रोड विभव नहीं, सेल का विभव। तो ऐसे फार्मूले से हम बता रहे हैं कि उत्पादों के सांद्रताओं, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकार की सांद्रता। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कौन चीज़ क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं इसका, जिंक और कॉपर से बना हुआ इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर से इलेक्ट्रोड से बना हुआ जो सेल है उसको डेनियल सेल बोलते हैं ना, जो पिछले वीडियो में बताया था। कौन सा सेल, डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है, एक गैल्वानिक सेल का उदाहरण है। ठीक है ना, डेनियल सेल क्या है, गैल्वानिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो वीडियो नहीं देखे वो जाकर देखें, प्लेलिस्ट में है, अभी भी है, अच्छे से देखें। चलिए, तो जिंक सॉलिड होता है, ये ऑक्सीकृत होता है, तो अपचयित कौन होता है भाई, एक्वस 2+। कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन अपचयित हो जाता है, और जिंक मेटल जिंक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये कॉपर क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, जो एक्वस लिखा है वहाँ पर इसकी मोलरता कुछ न कुछ दी जाएगी। क्या दी जाएगी, उसकी मोलरता। ठीक है ना, तो अभी बताएंगे जब हम लेंगे। तो चलिए, अब इस दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण लगाना है, तो कैसे लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, ई सेल, इन दोनों के यानी जिंक और कॉपर से बना हुआ सेल है, ई सेल E0 माइनस RT/NF। ठीक है, Ln, यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद की सांद्रता, मोलों की संख्या नहीं, उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद में कौन कौन उत्पाद है, जिंक है और कॉपर है, तो लिखेंगे जिंक एक्वस की सांद्रता, जिंक आयन की, और उसके पावर में कितना लिखेंगे, एक, क्योंकि यहाँ एक अंडरस्टूड है। फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, पावर में एक, क्योंकि ये भी एक है, बटे अभिकारक में कौन कौन है, दो चीज़ है, जिंक है सॉलिड की सांद्रता, और कॉपर एक्वस की सांद्रता एक। सबका मोल की संख्या कितना है, एक है, तो एक एक लिख दीजिए, क्योंकि जितना नंबर इसमें बगल में रहेगा कोफिशिएंट गुणांक रूप में वही लिख दीजिए। ठीक है ना, एक लिखा नहीं जाता, इसलिए आप एक लिखिए चाहे मत लिखिए। अब दूसरी बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेटल धातु कोई सॉलिड अवस्था में है और उसकी सांद्रता यदि बात की जाएगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ये बताता है सांद्रता को, यानी मोलरता को। बिना लिखे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए केमिस्ट्री में, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, सांद्रता। तो ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता कितनी होती है, एक के बराबर। तो कौन कौन सा मान एक हो जाएगा, कॉपर सॉलिड वाला एक हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू एक हो जाएगा, तो ये हट जाएगा क्योंकि एक हो जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक ही रहेगा। फिर यहाँ नीचे क्या है, जिंक सॉलिड है, उसका भी मान एक हो जाएगा। तो ये सॉलिड और ये सॉलिड क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी हट जाएगा, एक एक हो जाएगा। कैंसिल का मतलब यहाँ एक रख देंगे तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही रहेगा वैल्यू, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता कितनी लेते हैं, एक, और यहाँ बचा क्या है तब, जिंक आयन एक्वस एक है, और यहाँ नीचे जो कॉपर है यहाँ लिख देते हैं इसको, कॉपर 2+ एक्वस, इसकी सांद्रता, यानी सीधे सीधे आयंस जो रहेंगे उसको लिखिएगा, ठोस वाला एक हो जाएगा। तो कैसा रूप मिल गया, डेनियल सेल के लिए ऐसा रूप मिल गया। ठीक है, ये तो सब प्रतीकों का मतलब हो। अब सब प्रतीकों का मतलब समझ लीजिए और उसका मान रखने पर क्या आएगा वो देख लीजिए। यह जो समीकरण बना है ये डेनियल सेल के लिए नर्स समीकरण के हिसाब से नर्स समीकरण बन गया है। और सामान्य नर्स समीकरण क्या है, ई सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो मानक सेल के इलेक्ट्रोड विभव में से, मानक अवस्था पर सेल विभव में से RT/NF Ln उत्पाद की सांद्रता अभिकार की सांद्रता घटा दीजिए। तो हमने जिंक के लिए लगा रहे हैं, हम किसके लिए समझा रहे हैं अभी, जिंक और कॉपर से बने सेल के लिए।
तो चलिए अब सिंबल का मतलब समझिए। हर एक प्रतीक का कोई मतलब होता है। तो यहाँ ई सेल क्या बता रहा है? सेल विभव, सेल का विभव। सेल विभव कहिए या सेल का विभव, यानी सेल के पास कितना पोटेंशियल है। ठीक है, कब? किसी भी सांद्रता पर, किसी भी सांद्रता मतलब कभी भी। 1 मोलर नहीं है तो वही तो उसकी सांद्रता होगी। 1 मोलर नहीं है तो 2 मोलर होगी, आधा मोलर होगी, 0.5 मोलर, 0.6 मोलर, कुछ भी होगी। और ई नॉट क्या है? सेल विभव, सेल का विभव, ये भी सेल का विभव है। लेकिन कब? ये है मानक अवस्था पर, मानक अवस्था पर है ये। अब मानक अवस्था पे भी बताया कि मोलरता कितनी होनी चाहिए? 1, और ताप कितनी होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है, एम फॉर मोलरिटी है। ठीक है, ऐसा। और उसके बाद आर क्या है? आर है आदर्श गैस समीकरण स्थिरांक, आदर्श गैस स्थिरांक, आदर्श गैस स्थिरांक। ठीक है, और इसका मान आपको अलग अलग इकाइयों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना लिया जाएगा? 8.314 किलो जूल, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, और टी क्या है? टेम्परेचर यानी ताप है। किस में है? केल्विन में है। तो यहाँ कितना लिया जाएगा? 298 केल्विन लिया जाएगा। ठीक है, सेल से जब काम लेते हैं तो सेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखना है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अगला एन क्या है? एन है अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इस अभिक्रिया के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, टोटल 4 नहीं 2। और एफ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफ, फैराडे वैज्ञानिक है ना, उनके सम्मान में फैराडे नियतांक है। ठीक है, जिसका मान यदि इसका आवेश में बात करें तो कितना हो जाएगा? 96,487 कूलाम प्रति मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस पर 96,487 कूलाम आवेश रहेगा। लेकिन गणना को सरल बनाने के लिए इसका मान कितना ले लिया जाता है? 96,500 कूलाम प्रति मोल। मतलब सरल हो जाए, विज्ञान का यही मतलब है कि आप अपने लाइफ को सरल करें। तो मैं जैसे नर्स इक्वेशन को सरल तरीके से ये लिखा हूँ, फिर उसको समझा रहा हूँ सरल तरीके से, और सरल तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक सिंबल का मतलब हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम कहाँ आता है बच्चों को? यहाँ कि एलन, और ये कंसंट्रेशन को बदलते रहना है, तो इसलिए इसको हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि ये यही रहेगा, बदलता रहेगा, अलग सेल लेंगे अलग रखेंगे। तो एलन क्या है यहाँ बता दें। एलन यहाँ है एल, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन फॉर नेचुरल, एल फॉर लॉग, लॉगरिथम। क्या है? लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। और हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक लघु गुणक, प्राकृतिक लघु गुणक। ठीक है, तो सामान्य लघु गुणक और प्राकृतिक लघु गुणक में क्या अंतर है? तो एलन को यदि सामान्य लघु गुणक में बदलना है लॉग में, यहाँ आधार में कितना होता है? 10, यहाँ पर क्या आधार होता है? ई। तो आधार में ई लिखिए या न लिखिए, अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ये इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ रहा है लॉग में? 2.303 का, 2.303 का जब गुणा कर देंगे लॉग में तब एलन के बराबर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू छोटी है। ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी आप जानते रहिए कि एलन नेचुरल लॉग को लघु गुणक में बदलने के लिए हमें लॉग में कितने का मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। तो इतने सब सिंबल का मतलब समझ में आ गया। ये तो उसका इलेक्ट्रोड में ये जो जिंक आयन है ना,
वो जिंक सल्फेट के रूप में है वहाँ, विद्युत अपघट्य के रूप में, और ये कॉपर 2+ आयन कॉपर सल्फेट के रूप में है, यानी ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता है। दोनों अर्ध सेलों में जो विद्युत अपघट्य विलयन लेंगे ना, उसकी सांद्रता यहाँ लेना है। और मेटल वाले का सांद्रता 1 ले लेते हैं, तो इसको तो यूज करना नहीं है, धातु के रूप में 1 विलयन के रूप में जो सांद्रता दी रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे रूप हो गया। अब इसको हम छोटा रूप में इसका देखें, इसका छोटा रूप देखें तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सबको मान रख देंगे तो छोटा रूप आ जाएगा। ये भी प्रतीक के रूप में था, अभी प्रतीक के रूप में हम इसको बदल कर इसके वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कैसे रखें, तो E0 है RT/F ln RT/F ln n का मान बदलता रहेगा, ठीक है, माइनस और यहाँ नीचे n रहेगा। अब इस RT ln F का मान हम रखने जा रहे हैं और उसको बदलने जा रहे हैं, तो इसको रखेंगे तो इसका मान कहता है 8.314, टी का मान 298 केल्विन, यानी फिक्स कर दिए 298 केल्विन पर करना है काम है, और गुणे 2.303 लॉग, लेन को किस में बदल दिए, लॉग में, और बटे एफ का मान कितना है 96,500 गुलाम। तो ये सभी का मान RT ln F का कितना मान आएगा, इतना करेंगे आप तो इसका टोटल जो मान आएगा वो इस तरह से आ जाएगा 0.0591, इतना मान आ गया। RT ln F के बजाय इतना लिख सकते हैं आप छोटा रूप करने के लिए। इसको 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 हटाकर तो लिख देते हैं 0.0591, लेकिन n का मान बदलता रहता है इसलिए फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। और बचेगा क्या, यहाँ लिखेंगे लॉग, और यहाँ के लिए डेनियल सेल के लिए लिख रहे हैं तो जिंक और कॉपर लिखिए, अन्यथा उत्पाद बटे क्या लिख सकते हैं, अभिकारक। तो यहाँ हम जिंक के लिए लिख रहे हैं जिंक की आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, ठीक है ना, एक्वस एक्वस, ठीक, जो दिया रहेगा। ये हो गया डेनियल सेल के लिए, ये क्या हो गया, ये डेनियल सेल के लिए नर्स समीकरण हो गया। और सामान्य रूप से लिखना चाहेंगे तो उत्पाद बटे अभिकारक, और जितने उत्पाद रहेंगे उसमें यदि सॉलिड रहेगा तो 1 मान लेंगे, अभिकारक जितने रहेंगे उसको लिख देंगे, जितने सॉलिड रहेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका छोटा रूप, जिसमें कौन सिंबल का क्या मतलब है हमने आपको समझाया, ठीक है ना। अब एक इसका मान रख के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि मान दिया है किसी का, तो अब जैसे हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर उदाहरण लेने जा रहे हैं कि एक्वस के जगह पर यदि ऐसे दिया है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं मान देकर अब थोड़ा सा कि इसके लिए दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ पर जिंक है तो एक्वस की जगह मान लीजिए यहाँ दिया 0.001 मोलर H2SO4 दिया है, और यहाँ पर जो एक्वस कंडीशन दिया है उसका लिखा है 0.01 मोलर, ठीक है, यानी एक्वस की जगह पर इसकी सांद्रता दे दिया है और रिएक्शन ऐसे लिख दिया है। तो बस क्या करना है इसमें, इसके लिए पूछ रहा है कि सेल विभव निकालिए, क्या निकालिए, सेल विभव निकालिए, सेल विभव निकालिए, कितने पर, टेम्परेचर दे दिया है 298 केल्विन, और E0 भी दे दिया है, कितना दे दिया है 1.1 वोल्ट, ये दे दिया है। नहीं दिया है तो निकाल लेते हैं, कैसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से मानक अवस्था पर सेल का विभव निकाल लेते हैं, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव घटाकर, ठीक है ना। तो दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए ले लिया हूँ। चलिए इसको रखिए इस पर, तो रखेंगे, चलिए ये इसको मिटा देते हैं। तरीका क्या करना है, तरीका में क्या करना है, ई सेल माइनस बराबर E0 माइनस, तो क्या लिखना है RT ln की जगह क्या लिखना, 0.0591 अपान n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन है जिंक 2+ आयन, इसकी सांद्रता लिखना है, उसकी संख्या 1 है, अपान कॉपर आयन की सांद्रता एक्वस, अभी मान रखेंगे इसका 1 है क्योंकि उत्पाद बटे अभिकारक, और सॉलिड वाले का क्या लिया जाता है 1 लिया जाता है, इसलिए लिखते नहीं है, और 1 अंडरस्टूड होता है, इसे पावर में लिखते नहीं है। अब इसकी सांद्रता कितना दिया है भाई, जिंक आयन की, जिंक 2+ आयन एक्वस का कितना दिया है 0.1 दिया है,
ठीक है। और कॉपर आयन का कितना दिया है, कॉपर आयन का कितना दिया है 0.001 दिया है मोलर, ठीक है। इसकी सांद्रता इतना दिया है, इसकी सांद्रता इतना दिया, रख दीजिए इसमें। चलिए, तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ई नॉट कितना दिया है 1.1 वोल्ट, इसको रख दीजिए 0.0591। एन कैसे निकालेंगे, तो एन जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इसने लॉस किया वही इसने गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितना हुआ 2, तो एन बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब लॉग अंडरस्टूड एट बेस 10, और इसकी सांद्रता कितना दिया है 0.01 दिया है, और इसके नीचे वाले की 0.001, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, इसको दशमलव हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाकर हटा दीजिए, तो क्या आया 1.1 माइनस 0.0591/2 लॉग, यहाँ पर कितना आ गया 10, कितना आ गया लॉग 10, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करके चेक करिएगा, 0.3 अंक पर 0.3 अंक पर कैंसिल हो गया ना, तो बचेगा 10। अब 10 का वैल्यू, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ बेस अंडरस्टूड है 10 होता ही है, अंडरस्टूड है चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, तो 1.1 माइनस, इसको काटिए, पहले लॉग 10 का वैल्यू निकाल लीजिए 0.0591, यहाँ पर गुणे 1 हो जाएगा, तो 2 से काटिए इसको, तो 0.02, 2 9 18, बचे 5 2। अब 1.1 में से घटा दीजिए इतने वैल्यू को, 1.100, दशमलव घटाना है कितना 0295, 5 9 में से 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0, 1.07 क्या आ गया 1.0705 वोल्ट आ गया। इस सेल का विभव कब, जब कॉपर आयन यानी कॉपर आयन की जो कॉपर सल्फेट की सांद्रता 0.01 मोलर है और इस जिंक आयन की 0.1 मोलर है और तापमान 298 केल्विन है, ठीक है। और इसका दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए नर समीकरण लिखना है या ए सेल निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दो दूँ दूसरा, तो आप समझ जाएंगे। अब चलिए ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, आगे बढ़े, ओके। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, नर समीकरण समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब कॉपर है, सॉलिड है, और सिल्वर का कैथोड है, सिल्वर कॉपर का एनोड है तो सिल्वर का कैथोड है। कैसे हमने ये जांच किया भाई, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत सक्रियता धातुओं की सक्रियता क्रम में कॉपर सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय है, तो ये एनोड का काम करेगा। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, एक सिल्वर कितना गेन कर सकता है, केवल 1। तो कितने सिल्वर की जरूरत पड़ेगी 2 सिल्वर, क्योंकि ये 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए 2, तब ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस समीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे दिए गए समीकरण के लिए यदि मान लीजिए ई नॉट इसका दिया है, जितना भी होगा या दिया होगा XYZ कुछ भी, ठीक है, दिया हो पता हो, और कह रहा है कि ई सेल निकालिए, इसको निकालिए कब, टी दिया है 298 केल्विन। तब निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण लगाएंगे। कौन सा, नर समीकरण, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस क्या करेंगे, करना है जी, देखिए RTNFLN, और क्या करते हैं उत्पाद में क्या क्या है, कॉपर 2+ की सांद्रता एक्वस अंडरस्टूड है, और Ag सॉलिड, तो अभी बताया ना कि Ag सॉलिड है तो इसका सांद्रता कितना हो जाएगा 1, तो इसको लिखते नहीं हैं, सॉलिड की लिखते नहीं हैं, तो केवल लिखेंगे कॉपर आयन। नीचे क्या करेंगे, उत्पाद में सॉलिड है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सांद्रता 1, इसका सांद्रता 1, तो ये बटे ये हो जाएगा। Ag इसका मान नंबर कितना है 1 है, Ag 1+,
और इसका नंबर कितना है भाई, 2 है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2, पावर में 2 लिखेंगे। और इसकी सांद्रता जो दी हुई होगी, इसकी सांद्रता एक्वस है ना, इसकी सांद्रता मान लीजिए 0.001 है, और इसकी सांद्रता मान लीजिए 0.1 है। ठीक है, तो जो दी रहेगी उसको रख देंगे यहाँ पर, और ई नॉट दिया रहेगा। नहीं दिया होगा तो सिल्वर का एक बार निकालेंगे, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से सिल्वर का निकाल के कॉपर निकाल के घटा देंगे। कैसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके वहाँ से निकाल के लाएंगे। ठीक है, तब इसमें मान रख देंगे। अब इसका मान तो बता ही चुका हूँ मैं इसको, तो क्या लिख देंगे, ई नॉट माइनस 0.0591 अपान, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एन बराबर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 2, तो ये गेन कर रहा है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। लॉग कितना, क्या मान है कॉपर का मान है 0.1, नहीं हाँ 0.1 है, और नीचे वाले का कितना है 0.001, और इसकी संख्या कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा इसमें से, जो इसका मान आएगा एक्स, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा या निकाल लेंगे, तो इसको जो सॉल्यूशन करके घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, ई सेल निकल आएगा। ठीक है ना, ई सेल XYZ जो भी आ जाएगा। तरीका मैं बता दिया आपको कि ऐसे करना है किसी दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए या सेल के लिए। ठीक है, जो कॉपर और जिंक, कॉपर और Ag से बना हुआ है, सिल्वर और कॉपर के इलेक्ट्रोड से एक सेल बना है, उस सेल के लिए सेल विभव निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो फिर से इसको देख लीजिएगा, एक बार धैर्य बना के देखेंगे तो समझ में आएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नर समीकरण। तो पता चल गया कि भाई नर समीकरण की सहायता से सेल का विभव निकालते हैं, कब, किसी भी सांद्रता पर, किसी भी तापमान पर निकाल सकते हैं, लेकिन हम जनरली 25 डिग्री सेल्सियस को मानक मान लेते हैं। ठीक है ना, मतलब हम उसमें टेम्परेचर बदलते नहीं, टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं, सांद्रता बदल सकते हैं। ठीक, चलिए तब के लिए इसका मान आता है 0.591। यदि टेम्परेचर बदल जाएगा तो इतना मान नहीं आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो इतना मान नहीं आएगा। ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए तीनों का RT F LN को ऐसे बदल सकते हैं ना, बताया था तरीका अभी। चलिए अब बात करते हैं नर समीकरण की सहायता से हम रासायनिक साम्य स्थिरांक Kc की गणना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको करना सिखाना, यही तो सिखा रहे हैं आपको हम कि नर समीकरण अभी आपने देखा, क्या देखा, नहीं देखा, देख लीजिए। ई सेल बराबर ई नॉट, देखिए मैं सेल लिखूँ ना लिखूँ अंडरस्टूड है। सेल का मतलब सेल जो बना भाई, जो जिससे आप यूज करते हैं ऊर्जा लेने के लिए। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। किससे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए गैल्वानिक सेल का प्रदर्शन नहीं बनाया था ना, कंस्ट्रक्शन किया, उसका मैकेनिज्म समझाया, उसी का तो हम सेल विभव निकाल रहे हैं कभी भी सांद्रता पर, तो नर समीकरण का लाया। अब इसकी सहायता से हम क्या बताने जा रहे हैं, साम्य स्थिरांक Kc। तो अभी आपने देखा 0 पॉइंट या R सिंबल वाला यूज करिए, RT NF LN उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, और उसका नंबर कुछ भी है, यहाँ n था, यहाँ m है, कुछ भी नंबर है, जो नंबर होगा। n और m क्या है, उनके नंबर है, उत्पादों के या अभिकारकों के मोलों की संख्या। चलिए अब हम इसको क्या निकालना है भाई, Kc निकालना है। क्या निकालना है? Kc, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक की गणना करना है। और साम्य स्थिरांक आप जानते हैं ना कि साम्य स्थिरांक क्या होता है, Kc बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम किस सेल की बात करें, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या क्या यूज करते हैं, जिंक और कॉपर से बना हुआ। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ आयन, जिंक आयनाइज होकर ऑक्सीकृत होकर और कॉपर रिड्यूस होकर सॉलिड बनाएगा। तो यहाँ पर उत्पाद में ये घटना हो रही है, यदि इसके विपरीत होने लगे कि जिंक जो ऑक्सीकृत हुआ है जिंक 2+ में और कॉपर जो रिड्यूस हुआ है कॉपर सॉलिड में, तो वापस होने लगे कि जिंक जो लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन वो वापस ले लें, और जो कॉपर अपचयित हुआ है वापस दे दें इलेक्ट्रॉन, तो उत्क्रमणी हो जाए। क्या हो जाए? उत्क्रमणी हो जाए कुछ समय के लिए। जैसे देखिए ये गया
फिर वापस आ जाए, वापस आ गया तो ये घटना क्या हो गया, उत्क्रमणी। उत्क्रमणी होने पर क्या होगा, एक स्थिरांक, एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी कि जितना तेजी से ये फॉरवर्ड अभिक्रिया हो रही है उतने तेजी से बैकवर्ड होने लगे। ठीक है, लॉस और गेन, लॉस और गेन, यानी जितना तेजी से फॉरवर्ड हो उतना तेजी से बैकवर्ड हो। अग्र दिशा और पश्च दिशा में अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी तो कंडीशन क्या स्थापित हो जाता है, साम्य अवस्था। तो जब ये साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो घटना हो रही है क्या उसमें स्थापित हो जाए, साम्य की अवस्था स्थापित हो जाए, तब हम साम्य स्थिरांक की गणना करेंगे ना भाई। कब, जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा तब के लिए हम यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिक्रिया की सांद्रता की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पर उत्पाद की जगह हमने जिंक लेना था, जिंक आयन, यहाँ पर कॉपर, तो हम जनरल ले रहे हैं ना, किसी भी सेल के लिए कर रहे हैं बात ना, हम केवल जिंक और कॉपर की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ। तो जो अभिकारक और उत्पाद का अनुपात है ना, उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का, तो वहाँ की जगह क्या लिख लेंगे, लिख देंगे के सी। कब लिख देंगे भाई, साम्यावस्था पर। ये कब है, साम्यावस्था पर, तब न साम्य स्थिरांक की बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब इसको मानक मान के रूप में रखना चाहते हैं कि आर टी एन एफ, अच्छा यहाँ एल एन छूट गया, एल एन के सी। तो अब इनके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसका मान रख दीजिए। अभी आपने क्या निकाला था, -0.0591 आर टी एफ एल एन को बदल कर इतना, और यहाँ क्या हो गया, लॉग हो गया, और ये केसी रह गया, और एन वेरिएबल है। तो केसी क्या है, यहाँ साम्य स्थिरांक है। केसी क्या है भाई, साम्य स्थिरांक। केसी क्या है, साम्य स्थिरांक। अब तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया था तो करंट फ्लो होने लगेगा, धारा क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। आपने देखा था ना गैल्वानिक सेल में, जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में जाता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में डिपॉजिट होता है धातु के रूप में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर बहता है और धारा, विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर बहता है, ठीक है ना। तो वापस क्रिया होने लगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो वापस लेने लगे। तो जैसे ये गया और फिर ये वापस आया, तो कोई धारा बहेगा क्या, जितना इलेक्ट्रॉन जिंक दिया उतना ले लिया, तो फिर से जीरो हो गया ना। तो उस समय सेल का विभव है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सेल का विभव क्या हो गया, शून्य। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्थित कर लीजिए, ये माइनस वाला पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो गया, इधर लाएंगे तो ई नॉट माइनस में हो गया, -0.0591 अपान एन लॉग के सी। अब ये जो माइनस है, ये माइनस दोनों साइड है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट आया, कुछ ये रिजल्ट आया कि ई नॉट ये मानक अवस्था पर सेल विभव है। सेल विभव है कब है, मानक अवस्था पर, बराबर मान रख दिया गया है आर टी एफ एल एन का। तो 0.0591 एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लॉग केसी, केसी क्या है, साम्य स्थिरांक है। ठीक है, तो ये संबंध हो गया। चाहे आप ऐसा दिखाना चाहें कि ये संबंध हो गया दोनों, लेकिन यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो जीरो लिख दीजिए, आर टी के फॉर्म में हो गया, या आप इसका मान पक्षांतर करके ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीका है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ गई। तो चलें आगे। ये साम्य स्थिरांक की गणना हो गया, किससे स्टार्ट किए थे आप, नर्स समीकरण से स्टार्ट किए थे आप, ठीक है ना। तो अब एक बच गया क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा और नर्स समीकरण से हम कैसे पा सकते हैं, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है अभी बताते हैं। नर्स समीकरण और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध हो गया ना, तो आगे बढ़े, चलते बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है कि सेल से आप कितनी काम ले सकते हैं, यानी सेल को चलाना है, जैसे मोबाइल को मैं चला रहा हूँ तो इससे कितना हम काम ले सकते हैं, कितना हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का मतलब कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य को हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में बताते हैं। तो कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा कितना, उससे अधिकतम कार्य लिया जा सकता है।
किसी सिस्टम द्वारा, तो इस सिस्टम कौन से पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, सेल का विभव पढ़ रहे हैं। विभव को किसी भी सांद्रता पर नापने के लिए नर समीकरण की आवश्यकता पड़ गई, उसकी सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। जब वो आगे और पीछे यानी साम्य अवस्था स्थापित हो गया तब अब बैटरी से कितना काम ले सकते हैं तो उसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, कितना काम ले सकते हैं उसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में बता सकते हैं। तो हम अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी, इसकी गणना करना है। ठीक है ना, इसकी गणना करना है। तो ये होता क्या है, ये किसी सिस्टम द्वारा उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा जिससे अधिकतम कार्य किया जा सकते उसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो सेल किससे बना हुआ है, जिंक और कॉपर से बना हुआ एक सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट विद्युत अपघट्य की तरह काम करते हैं। उससे अधिकतम कितना ऊर्जा ले सकते हैं वही गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी, वही अधिकतम कार्य कर सकता है। तो हम नर्स समीकरण की सहायता से हम इसको भी फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो पहले इसको समझा दूं कि होता कैसे है, कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा जी जो जी है और इसके नीचे कभी कभी आप आर देखेंगे ऐसे लिखा हुआ, तो आर फॉर यहाँ रिएक्शन है। तो ये डेल्टा का मतलब परिवर्तन, आर मतलब रिएक्शन, जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा में रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये क्या है, इसका मतलब है परिवर्तन, रासायनिक रिएक्शन, गिब्स। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए परिवर्तन है। ठीक है ना, ये होता है आवेश, आवेश कुल आवेश, आवेश की जगह पर चलिए कुल आवेश या आवेश गुणे सेल विभव, सेल विभव। ठीक है ना, ये क्या होता है। अच्छा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या परिवर्तन ऋणात्मक दिखाते हैं यानी माइनस में दिखाते हैं, इस साइड दिखाइए या इस साइड दिखाइए, चलिए हम इधर दिखा दे रहे हैं। माइनस आवेश गुणे सेल विभव, यहाँ माइनस दिखाने का मतलब है कि ये बताता है कि ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तब के लिए प्राप्त होने के लिए हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आवेश पर और एक मोल यदि कोई 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश होता है, 1 फैराडे के बराबर। और यदि n मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो जाएगा, NF के बराबर हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश होता है, 1 फैराडे यानी 96,500 कूलाम होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो n मोल है, मान लीजिए 5 मोल है, 4 मोल है, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल से हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, NF। तो यहाँ आवेश की जगह क्या कर दें, NF गुणे सेल विभव को किससे दिखाते हैं, E से। तो क्या हो गया, ये समझ गए होंगे, मिटा दें, नोट कर लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे 96,500 कूलाम। यदि कई मोल हैं तो n मोल हो जाएगा, E हो जाएगा, NF मोल हो जाएगा, NF आवेश हो जाएगा, कुल आवेश NF के बराबर। तो यहाँ पर आवेश NF हो गया, सेल विभव E हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे, डेल्टा जी, यहाँ R लिखिए, अंडरस्टूड है, या मत लिखिए, अंडरस्टूड है। NFE सब गुणे में है तो आप गुणे को चिन्ह नहीं लगाइए या लगाइए। हाँ, ऊर्जा निकल रहा है तो ये माइनस वाला इधर लिख देते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया भाई एक, कब, जब सेल का विभव ज्ञात हो और उसमें कितना आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो जो ऊर्जा उससे जनरेट होगी वही क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगी। इतना ही वो काम कर पाएगा, इसके बराबर काम कर पाएगा। यानी ये क्या है, काम है उसका, सेल का, कितना वो पावर दे सकता है जिससे कोई इंस्ट्रूमेंट चल सकता है। चाहे बैटरी आप मोबाइल वाला यूज करें, कितना घंटा यूज कर सकते हैं, या घड़ी की दीवार घड़ी में कितना महीने आप उस बैटरी को यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर कितना दिन यूज कर सकते हैं, कोई खिलौने वाली बैटरी कितना चल सकता है, उसके गिब्स मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करेगा कितना ज़्यादा वो ऊर्जा दे सकता है। तो ये रिलेशन हो गया। यदि मान लीजिए कि जो विद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता, विद्युत अपघट्य विलयन जो आप यूज कर रहे हैं उसकी सांद्रता, सपोज दैट कितना ले लिए, 1 मोलर, उसकी सांद्रता 1 मोलर के बराबर हो गई, तो E क्या हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा। यानी जो सेल का विभव है सेल के विभव के बराबर होगा, कब, मानक अवस्था हो जाएगा, तब ये E की जगह E0 यूज करेंगे। तब G की जगह क्या यूज करेंगे भाई, तो डेल्टा G की जगह क्या यूज करने लगेंगे, डेल्टा G नॉट यूज करने लगे। नॉट पहचान है मानक का,
और मानक यहाँ पर क्या लिया गया है 1 मोलर, यहाँ पर सांद्रता केवल लिया गया 1 मोलर, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट, यहाँ आर लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि है, बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, ये मानक अवस्था पर हो गया। कब है, मानक अवस्था पर। तो ये रिलेशन हो गया भाई, सेल का विभव मानक अवस्था पर, फैराडे नियतांक, मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की मोलों की संख्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये रिलेशन आ गया ना। किससे आया, ये बना है, ये बना है नर्स समीकरण की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नर्स समीकरण से ये ज्ञात कर पाएंगे। तो ये ज्ञात कर लिए तो ये डेल्टा जी निकल आएगा, क्योंकि एन और एफ को तो निश्चित है ना, एन बदलता रहेगा, हर अभिक्रिया के लिए एन का मान बदलता रहेगा, फैराडे निश्चित है, तो वहाँ से निकल आएगा। यदि मानक अवस्था आप निकाल लें तो वहाँ से मानक अवस्था से निकाल के इससे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आप अभी केसी निकाले हैं ना, उसको डेल्टा जी के साथ क्या रिलेशन है उसको भी देख सकते हैं इससे। कैसे, देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्या डेल्टा जी और केसी में संबंध कैसे कोरिलेट करें। तो देखिए अभी आपने देखा ना, क्या देखा था कि क्या देखा था, ई नॉट बराबर माइनस आर टी एन एफ एल एन के सी, अभी आपने देखा, या इसी को आपने ऐसे देखा होगा 0.0591, इसका मान रखने पर एन लॉग के सी, यही देखा होगा। अभी ये रूप देखा हो या ये रूप पिछले वीडियो में देखे ना, अभी पिछले अभी डेरिवेशन कर रहा था, तो ई नॉट का मान कितना आया था, इतना। तो इसको यहाँ ई नॉट के समीकरण नंबर मान लीजिए स्टार है, कोई भी नंबर हम नहीं दे रहे, स्टार दे रहे हैं, तो ई नॉट का मान इसमें रख दीजिए, रख देंगे ना, तो रख दीजिए। तो पहले इधर वाला प्रतीक वाला रखिए, फिर मान वाला रखिएगा। ये क्या है, आर टी एफ प्रतीक वाला है और उसका क्या है, ये मान वाला है। तो पहले प्रतीक वाला रखिए, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ, मान वाला तो मत रखिए क्योंकि यहाँ पर एन एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आर ई का मान कितना है, माइनस है ना, ई नॉट का, अच्छा यहाँ माइनस नहीं था, कट गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, माइनस माइनस जब ई नॉट इधर, ई वाला सेल इधर गया, देखिए फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन है तो ई बराबर क्या था, ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन के सी था। तो साम्य अवस्था पर ये क्या हो गया था, शून्य हो गया था, तो ई नॉट इधर आया था तो माइनस हुआ था ना, और ये पहले से माइनस था एल एन के सी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था, तो ये माइनस खत्म है। तो माइनस ये वाला चिन्ह है, एन एफ ई की जगह पर क्या रख रहे हैं, आर टी एल एन के सी अपान एन एफ, ठीक है, ये रख दिए ई की जगह पर, ई नॉट की जगह पर, ठीक है। तो एन एफ और एन एफ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन एफ ऊपर है और ये एन एफ क्या है, नीचे है। बचेगा क्या, माइनस आर टी एल एन के सी, किसके बराबर, डेल्टा जी नॉट के बराबर। तो डेल्टा जी और के सी के बीच रिलेशन आ गया ना, ये भी किससे आया है, गिब्स नर्स्ट इक्वेशन से आया है। तो इस तरह से आप समझ पाएँ कि नर्स समीकरण क्या है, इसकी सहायता से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सेल का विभव किसी भी सांद्रता पर ज्ञात करना है तो नर्स समीकरण को अपनाना है, ठीक है। और उसका डेल्टा जी और के सी के बीच क्या रिश्ता है, उसी की सहायता से आप कर पाएंगे। बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो सीखने का फिर से प्रयास करिएगा, आपको आ जाएगी। और मेरा इसमें लगभग 2 घंटे का समय लगा है। यदि आप मेरे मेहनत को दूसरे के सपोर्ट में यूज करना चाहते हैं तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है, यानी क्लास 12th वाले स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।